हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 के अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सर्वांग समता शब्द को समझने की कोशिश करें तो हम सर्वांगसम से शुरू करते हैं। सर्वांगसम शब्द का यदि संधि विच्छेद करें, हम इसे 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। सर्व जमा अंग जमा सम। सर्व यानी सारे, सभी, अंग यानी हिस्से या भाग, और सम यानी समान। प्यारे बच्चों, जिन दो आकृतियों के सभी हिस्से, सभी भाग आपस में समान आकार के, समान माप के हों तो वो दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम होती हैं। और उन दो आकृतियों के आपस में सर्वांगसम होने के संबंध को ही सर्वांगसमता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वांगसमता के शाब्दिक अर्थ को जानने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, अब हम आपस में आकृतियों की सर्वांगसमता को देखने की कोशिश करते हैं। किसी भी तल में दो आकृतियों को कब सर्वांगसम कहा जाए, कब सर्वांगसम होती हैं, तो कोई भी दो आकृति हम लेते हैं। ये दो आकृतियां हमने ली, ये सर्वांगसम है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम 2-3 तरीके अपना सकते हैं। एक तो इनके सभी भागों के माप आपस में समान हैं, बराबर हैं, तो ये सर्वांगसम होती हैं। उसको चेक करने के लिए एक तरीका है कि एक ट्रेसिंग पेपर लें, एक आकृति पर रखें और इसकी आकृति उस पर बना के उसे हम दूसरी आकृति पर ले जाकर रखें। तो यदि इसका जो ट्रेसिंग पेपर पे इसकी जीरोक्स कॉपी बनेगी वो पूर्णतः इसको ढकती है, इसके ऊपर पूर्णतः समायोजित हो जाती है, तो फिर ये आपस में सर्वांगसम हो गई। या फिर दूसरा तरीका है कि इसके आकार की हम किसी कागज पे, पेपर पे काटें और इस आकृति को हम ले जाकर इस आकृति पर रखें। यानी कि दोनों आकृतियों में से जब भी एक आकृति दूसरे को पूरा ढक लेती है तो वो आकृतियां आपस में सर्वांगसम होती हैं। सर्वांगसम की अब बात करें तो सबसे पहले हम रेखाखंड की सर्वांगसमता की बात करें। जो आपने पहले सीखा होगा, कोई भी दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होते हैं? जब उन दोनों रेखाखंडों की लंबाई आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो रेखाखंड हैं AB और PQ। ये दोनों रेखाखंड आपस में सर्वांगसम होंगे यदि इनकी लंबाइयां आपस में बराबर हों, और इसका उलट यदि ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम हैं तो फिर इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। इसकी मोटाई जो है वो इसमें मायने नहीं रखेगी। इसी प्रकार से यदि हम इससे आगे बढ़ें, कोणों की सर्वांगसमता की बात करें, तो कोणों की सर्वांगसमता में मायने रखता है उनका माप। कोई भी दो कोण, मान लीजिए एक तो ये कोण हमने बनाया और एक ये कोण हमने बनाया। अगर मान लीजिए इनके माप बराबर हैं, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं, जो किरणें हैं, इनका साइज इनसे छोटा है, परंतु क्योंकि इनकी माप बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है। तो कोणों की सर्वांगसमता में उनका माप मायने रखता है। यदि माप बराबर है तो दोनों कोण सर्वांगसम है, और यदि दो कोण सर्वांगसम। प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना कि दो रेखाखंड यदि एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं तो वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। दो कोण यदि एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं तो वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसी संकल्पना को त्रिभुजों के लिए यदि हम देखें तो दो त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम होंगे यदि वो एक दूसरे की प्रतिलिपि हों। एक को दूसरे पर रखे जाने पर वो आपस में एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आइए एक बार दो त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक त्रिभुजाकार शीट काटी हुई थी, उसकी सहायता से हम दो त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक ही माप से ये दोनों त्रिभुजें बनाई हैं, इसका नाम देते हैं, ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR। अब क्योंकि ये दोनों आपस में समान आकार और समान माप की हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। त्रिभुज PQR के देखिए इसके साइज का हमने ये काटा हुआ है, जब इसको उठा करके हम इस त्रिभुज पर रखते हैं तो ये इसको पूर्णतः ढक लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P A के ऊपर आता है, Q B के ऊपर आता है और R C के ऊपर आता है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। और इनमें हम देखेंगे कि A P के ऊपर, B Q B के ऊपर और R C के ऊपर आता है, तथा AB PQ के अनुदिश है, AC PR के अनुदिश है और BC QR के अनुदिश है। इस तरीके से इन भुजाओं के और कोणों के बारे में हम देख रहे हैं, शीर्षों के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि देखिए ये जब हमने यहाँ उठा कर रखा, इसके माप का जब हमने यहाँ उठा कर रखा तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे AB और PQ भुजा आपस में बराबर है, BC और QR भुजा आपस में बराबर है, AC और PR भुजा आपस में बराबर है, तथा कोण P कोण A के बराबर है, कोण Q कोण B के बराबर है, तथा कोण R कोण C के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके जो संगत भाग हैं वो आपस में बराबर हैं। एक चीज़ यहाँ और सीखने को मिल रही है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग यानी संगत भुजाएं और संगत कोण ये भी आपस में माप में बराबर होते हैं। तो ये जानने की कोशिश करें एक बार कि यहाँ पर संगत शीर्ष कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे A और P संगत हैं, B और Q संगत हैं, तथा C और R संगत हैं। इसी तरीके से संगत भुजाएं, संगत भुजाएं देखिए AB के संगत कौन सी हुई, AB के संगत PQ है, AB और PQ, BC और QR, तथा AC और PR। अब इनके कोणों को देखते हैं। संगत कोण, कोण A का संगत कोण P, कोण B का संगत कोण Q, तथा कोण C का संगत कोण R। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने ये भी जाना कि यदि दो त्रिभुज ABC और PQR आपस में सर्वांगसम हैं तो उनके कौन कौन से संगत भाग हैं जो आपस में समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितना महत्व इन संगत भागों की लंबाई और संगत जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई का और जो संगत कोण है उनके माप का जितना महत्व है उतना ही महत्व शीर्षों के सुमेलन का है। ये त्रिभुज PQR के बराबर हमने काटा था और जब हमने यहाँ से इसको त्रिभुज ABC पूर्णतः ढक लिया, लेकिन यहीं पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं P शीर्ष को A पर ना रखकर किसी दूसरे शीर्ष पर रखूं, यानी P को यदि मैंने B पर रखने की कोशिश की तो क्या ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक पाए? दिख रहा है हमें ऐसा नहीं हो रहा, ये पूरा नहीं ढक रहा है। और P को यदि मैं C पर रखने की कोशिश करूं तो भी इसने इसको पूर्णतः नहीं ढका, जबकि ये आपस में सर्वांगसम है।
तो यहाँ पर हम एक बात और सीख रहे हैं कि जितना इनके कोणों की माप का और संगत भुजाओं के माप का महत्व है, उतना ही दो सर्वांगसम त्रिभुजों में उनके शीर्षों के सुमेलन का है। अगर हमने इन शीर्षों का ठीक से सुमेलन किया तो ही हम जान पाए कि ये आपस में सर्वांगसम हैं, ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। तो सुमेलन को हम किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखें कि ए सुमेलन P, B के सुमेलन Q से था और C का सुमेलन R से, तथा इसको लिख सकते हैं A B C सुमेलन A के सुमेलन में P, B के सुमेलन में Q और C के सुमेलन में R। तो ABC सुमेलन PQR। आइए इसके बाद हम प्रश्नमाला 7.1 के कुछ सवालों को करने की कोशिश करते हैं। 7.1 के सवाल नंबर 3 में इसमें हमसे कहा गया यदि सुमेलन ABC सुमेलन FED है तो त्रिभुज ABC आपस में सर्वांगसम, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों के नाम लिखने हैं। अब यहाँ सुमेलन से हमें ध्यान देना है कि शीर्ष A किसके सुमेलन में है? F के, शीर्ष B E के और शीर्ष C D के सुमेलन में है। चाहे तो हम इनकी रफाकृति बना लें या सुमेलन के हिसाब से हम इनके संगत सर्वांगसम भागों के नाम लिखेंगे। तो शीर्ष कौन किसके संगत है? शीर्ष यहां से दिख रहा है A सुमेलन F के है, B सुमेलन E के है और C सुमेलन D के है। संगत भुजाएं संगत भुजाएं देखिए यहां से AB के संगत में FE, AB के सुमेलन में FE, BC के ED, BC के सुमेलन में ED और AC के सुमेलन में FD। ये भुजाओं का हो गया। और इसके बाद है संगत कोण। तो चाहे तो हम यहां से जो शीर्ष थे वहीं पे कोण बनता है, या इसकी एक रफाकृति बना लें, वहां से भी हम कोणों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्योंकि A और F आपस में सुमेलन में हैं तो कोण A सुमेलन सर्वांगसम भागों संगत भागों के नाम लिखते थे। A F के है, कोण B कोण E के है और कोण C कोण D के है। प्रश्नमाला 7.1 के ही सवाल नंबर 4 को देखते हैं। यदि त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज ABCA तो त्रिभुज BCA के उन भागों के नाम लिखिए जो निम्न के संगत हों। अब यहाँ पर हमें यहाँ ये सर्वांगसमता जो लिखा हुआ है सर्वांगसम, इनका जो सुमेलन है उसके हिसाब से देखना है संगत। तो देखिए कोण E का संगत यहाँ पर क्या है? कोण B। कोण E के सुमेलन में या संगत में हो गया कोण C। भुजा EF के सुमेलन में CA। इसी प्रकार से कोण F, तो कोण F के सुमेलन में शाबाश सोचिए कोण A और भुजा DF, तो यहां से देखिए DF के सुमेलन में BA।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमें दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के बारे में अच्छी तरह से सीखना है। सुमेलन का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा शीर्ष किसके सुमेलन में है, कौन सी भुजा किसके अनुदिश है, कौन सा कोण कौन से कोण के संगत है। इसके हिसाब से ही हम सर्वांग समता के असली अर्थ को जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम एक खेल खेलते हैं। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। मैंने ABC एक त्रिभुज बनाया है। अब आपको इसके सर्वांगसम दूसरा त्रिभुज बनाना है। आप कैसे बना पाएंगे? क्या बात सोचिए। अभी तक सीखे गए ज्ञान के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? एक ट्रेसिंग पेपर पर इसकी जीरोक्स कॉपी उतार के और उससे आप यहाँ पर दोबारा से वैसा ही त्रिभुज बनाएंगे, या किसी कागज या गत्ते पर इस आकार का त्रिभुज काटेंगे और ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पर बना देंगे। ये तो हमने अभी जाना था, लेकिन अब हमें उन चीज़ों का सहारा नहीं लेना है। अब हमें अपने प्रकार से, अपने रूलर से, अपनी पेंसिल से, उनकी सहायता से ऐसा ही एक त्रिभुज यहाँ पर बनाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करें, कैसे बना पाएंगे? सोचिए सोचिए। शाबाश। आपको क्या क्या चाहिए? चलो हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस त्रिभुज की जो भुजा है, ये इसका जो माप है हमारा वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो क्या अब आप इसके सर्वांगसम यानी ऐसा ही एक त्रिभुज यहां बना पाएंगे? शाबाश, सोचिए, प्रयास कीजिए। देखिए, आप प्रयास करेंगे साथ साथ, और यहाँ पर आप देखेंगे यदि ऐसा करें आप, तो इस भुजा को तो आपने 4.5 ले लिया, BC भुजा को तो आप 4.5 ले लेंगे, लेकिन इसके बाद इन दोनों भुजाओं को आप कैसे फिक्स कर पाएंगे? ये किसी भी आकार में बन जाएंगी। इस आकार में बना सकते हैं, या फिर ऐसी भी बन जाएगी, क्योंकि इनके माप हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब अभी हमें क्या लग रहा है कि इस भुजा के माप के बाद आपको कुछ और भी चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। अब आपको दो भुजाओं की माप दे दी गई है, तो क्या इन दोनों मापों की सहायता से भी आप इस त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज बना पाएंगे? शाबाश, प्रयास कीजिए, सोचिए। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप अपनी तरफ से सोचने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये दोनों माप हैं, तो क्या ऑप्शन है अपने पास कि ये भुजा आप पैमाने की सहायता से खींच लेंगे इतना, उसके बाद ये भुजा, ये भी अब आप पैमाने की सहायता से ये यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकती है, यहाँ भी खींच सकती है, लेकिन इसका माप हमारे पास फिक्स हो गया कि 4 सेंटीमीटर लेना है। अब वो 4 सेंटीमीटर आपने कहीं भी ले लिया, ये इस रूप में चली जाएगी, या फिर वो 4 सेंटीमीटर यूँ लिया हमने तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये 4.5 है, ये 4 है, मगर ये भुजा कितनी है नहीं पता। तो क्या इन दो मापों से हम इसके सर्वांगसम बना पाएंगे? शायद आप सोच रहे होंगे और आपको दिक्कत हो रही होगी कि बिल्कुल ऐसी ही आकृति नहीं बन पा रही है। तो फिर क्या करें? सोचिए, क्या और चाहिए आपको? हो सकता है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का माप यदि हमें मिल जाए तो हम ऐसा कर पाएं। चलिए मैं आपको तीसरी भुजा का माप भी बता देता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या अब आप बिल्कुल ऐसी ही त्रिभुज जो इसके सर्वांगसम हो वो बना पाएंगे? कोशिश करके देखिएगा। शाबाश, आपने सोचा होगा। मैंने तभी कहा था वीडियो पॉज करके आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों भुजाओं के माप जब आपको मिल गए तो आप हूबहू ऐसी ही त्रिभुज बना पाएंगे। आप BC 4.5 लेंगे और ये भुजा हमारी 4 है, तो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, B को केंद्र मान के और एक चाप लगा देंगे, और इसी तरीके से C को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के आप यहाँ से चाप लगाएंगे। ये जहाँ काटेंगी वो आपका बिंदु A आ जाएगा, और इस तरीके से आप
इसके सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। तो यहां पर हमें त्रिभुज की सर्वांगसम त्रिभुज बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ी? तीनों भुजाओं के माप की आवश्यकता पड़ी। यदि तीनों भुजाओं के माप हैं तो हम उस त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज बना सकते हैं और इसे सर्वांगसमता प्रतिबंध कहते हैं। त्रिभुज की सर्वांगसमता का प्रतिबंध। तो यहां पर हमने देखा कि त्रिभुज की तीनों जो संगत भुजाएं हैं वो अगर दी गई हैं तो फिर हम सर्वांगसम त्रिभुज बना पाते हैं और इसे SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध कहते हैं। SSS, यहां पर S का मतलब है साइड यानी भुजा से है। इसे दूसरे शब्दों में हम भुजा 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध भी कह सकते हैं। भुजा 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध। यहां नाम से ही दिख रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो SSS सर्वांगसमता नियम पढ़ा, जो सीखा, आइए उसको और पक्का करने की कोशिश करते हैं, उसको यहाँ पर और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये दो त्रिभुजें हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD। इन दोनों त्रिभुजों में AD बराबर CD और AB बराबर CB ये हमें दिया गया है। तो अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बराबर है। तो AB बराबर CD, नहीं, AD बराबर CD दिया है और AB बराबर CB ये भी दिया है। और क्या बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में? सोचिए, शाबाश, बताइए और क्या बराबर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो BD भुजा है ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, और क्योंकि BD है तो ये बराबर होगी। तो BD बराबर BD यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ है, सांझी भुजा है, एक ही भुजा है जो दोनों में है, तो ये भी बराबर होगी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि अभी हमने जो SS सर्वांगसमता नियम देखा था कि तीनों संगत भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यहां पर हमने जाना ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और क्योंकि ये भुजा कॉमन है, सांझी है, उभयनिष्ठ है, तो यहां से हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। लेकिन सुमेलन का यहां पर भी ध्यान रखना है कि ये भुजा इसके बराबर है, तो लिखते समय हमें ध्यान देना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज। अब देखिए AB के बराबर क्या है? CB, AB के बराबर CB। और अब यहां पर वैसे भी हम देख सकते हैं कि BD के बराबर BD है तो यहां D आ जाएगा, और वैसे भी क्योंकि CB लिखने के बाद तीसरा जो शीर्ष बचता है वो D ही बचता है। तो इस तरीके से सर्वांगसम त्रिभुजों को लिखते समय उनकी भुजाओं का जो संगत भुजाएं हैं या उनके शीर्षों के सुमेलन को ध्यान रखना है। ये चीज हमने पीछे सीखी थी, क्योंकि जैसे हम शीर्षों के सुमेलन को डिस्टर्ब करेंगे त्रिभुजें आपस में एक दूसरे को पूरा नहीं ढक पाएंगी और उस तरीके से वो सर्वांगसम नहीं हो पाएंगी।
तो यहां से आगे प्यारे विद्यार्थियों अभी हम कुछ और चीजें सीखेंगे कि जब दो त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हैं तो हमने एक दूसरे के ऊपर रख के देखा था कि उनके सभी संगत भाग बराबर थे। तो यहां और चीज आगे सीखने की कोशिश करते हैं कि जब सभी संगत भाग बराबर थे इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा। तो यहां से भी हमें सीखने को मिल रहा है कुछ कि जो BD है ये हमारा कोण हुआ बड़ी त्रिभुज में कोण ADC। कोण ADC को ये BD समद्विभाजित कर रहा है और इसी तरीके से BD कोण ABC को भी समद्विभाजित करता है। और वो जो बात थी कि ये जो संगत भाग हैं ये बराबर होते हैं, तो ये हमें याद रखना है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं और अंग्रेजी में इस टर्म को CPCT लिख देते हैं। CPCT इन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां हम जो हमारा भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम था उसको हमने थोड़ा सा और आगे तक जाना और उसके आधार पर हमने कुछ और सीखने का प्रयास किया। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जो खेल खेला था कि एक त्रिभुज के सर्वांगसम दूसरी त्रिभुज बनाना, उस खेल को हम शर्तें बदल के एक बार फिर खेलने की कोशिश करते हैं। पहले हमने एक भुजा बताई थी और कोई भी एक, मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसकी एक भुजा आपको ये बता दी जाती है कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो क्या इसके सर्वांगसम हम दूसरी त्रिभुज नहीं बना पाए थे। फिर हमें दो भुजाएं बताई गई इसकी, तो दो भुजाओं के बाद भी हम नहीं बना पाए थे। जब तीनों भुजाएं हमारे पास थी तो हम एक सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण कर पाए थे। आइए उन शर्तों में थोड़ा बदलाव करके इस खेल को फिर से खेलते हैं। एक भुजा है, इसके साथ ही ये कोण आपको 60 डिग्री का दिया जाता है। क्या अब इसके सर्वांगसम आप किसी दूसरी त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। शाबाश। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ी देर ट्राई कर सकते हैं कि आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया और ये कोण हमने 60 डिग्री का बना लिया। लेकिन अब ये भुजा हम इतनी लेंगे तो इसका निर्माण ऐसा होगा। अगर इस भुजा का माप हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो अब इसका निर्माण ऐसा होगा। अगर हमने और बढ़ाया तो इसका निर्माण ऐसा होगा। यानी हम इसके सर्वांगसम नहीं बना पाते, बहुत सारे आकार की त्रिभुज बन जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब हमें किसी और माप की आवश्यकता है। सोचिए कौन सा माप यदि आपको मिल जाए तो आप इसके सर्वांगसम बना पाएंगे। शाबाश। अब ये 7 सेंटीमीटर है, ये कोण 60 डिग्री है और ये भुजा मान लीजिए आपको बता दी जाती है कि 8 सेंटीमीटर है। तो क्या अब आप इसके सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। ये 7 सेंटीमीटर लेंगे, ये 60 डिग्री भी बना देंगे और ये भुजा कितनी है आपकी? 8। तो जब ये भुजा यहां पर, यहां से 8 सेंटीमीटर हम काटेंगे और फिर इसको मिलाएंगे तो हो सकता है कि ये अब आपकी सर्वांगसम हो। ऐसी ही आकृतियां आप बना करके और फिर या तो ट्रेसिंग पेपर की सहायता से या फिर किसी गत्ते पर इस त्रिभुज को काट के इस पर रख करके अपनी बात को तसल्ली से देख सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं। आपने जो सीखा उसको आप आराम से यहाँ पर जांच सकते हैं।
तो यहां पर जब आप जांचेंगे तो पाएंगे कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, क्योंकि जब हमने यहां पर ये कोण फिक्स करके और ये कर दिया तो यहां इसके अलावा कोई दूसरी आकृति नहीं बन पा रही और ये आकृति हूबहू इसके जैसी होगी। तो यहां पर हमने देखा कि एक सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण करने के लिए हमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है वो कोण का माप और ये दोनों भुजाएं यदि दे दी जाएं तो हम इसके सर्वांगसम दूसरे त्रिभुज का निर्माण कर पाते हैं, बना पाते हैं। जिसे अब देखिए वो हमारा भुजा 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 सर्वांगसमता नियम था। तो प्यारे विद्यार्थियों सोचिए इसे क्या नाम दिया जा सकता है। इसमें हमारे पास ये भुजा है, ये भुजा है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो इसे हम शाबाश क्या सोचा आपने, SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम कहेंगे। भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम कहेंगे। यदि एक सुमेलन के अनुसार एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यहां पर हमने SAS सर्वांगसमता प्रतिबंध को जाना। प्यारे विद्यार्थियों 7.2 के पहले सवाल के दो भाग करने की कोशिश करते हैं। यहां पर पहले भाग में हमें दिया गया है AC बराबर DF और AB बराबर DE, AC बराबर DF और AB बराबर DE और BC बराबर EF, BC बराबर EF। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। तो कौन से सर्वांगसमता नियम, कौन से सर्वांगसमता प्रतिबंध के तहत इनको सर्वांगसम कहा जाए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जो अभी तक आपने दो प्रतिबंध सीखे हैं उसमें से इसमें कौन से प्रतिबंध का प्रयोग होगा, कौन से प्रतिबंध के तहत हम इसे सर्वांगसम कहेंगे दोनों त्रिभुजों को। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि तीनों भुजाएं हमें दी गई हैं जो आपस में बराबर हैं। तो यहां पर कौन सा हो गया, SS सर्वांगसमता प्रतिबंध के तहत ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हैं। और अब इस पे आते हैं भाग नंबर 2 पे। भाग नंबर 2 में ZX बराबर RP, ZX बराबर RP, RQ बराबर ZY और कोण PRQ। तो जैसा आप जानते हैं इसी तरीके से हम पढ़ेंगे PRQ, ये बराबर है XZY, XZY। और यहां पर हमने देखा ZX बराबर RP, ZX बराबर RP और RQ बराबर ZY। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है वो इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर। तो यहां पर हमें कौन सा प्रतिबंध नजर आ रहा है, शाबाश, यहां हो गया SAS सर्वांगसमता प्रतिबंध। SAS सर्वांगसमता प्रतिबंध। अब हम प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में ये कुछ क्रम हमें दिए गए हैं, इनका कारण हमसे पूछा गया है। तो इस आकृति को, जो दी गई आकृति है, इस आकृति को देखते हुए हमें इन सवालों के जो कारण हैं वो देने हैं। तो सबसे पहले भाग में हमसे कहा गया है PM बराबर QM, कारण बताया जाए PM बराबर QM। तो PM बराबर QM आकृति में हमें दिया गया है, तो PM बराबर QM दिया है। उसके बाद है कोण PMA बराबर है कोण QMA, PMA बराबर है कोण QMA। तो ये भी हमें दिख रहा है स्पष्ट कि ये कोण भी हमें बराबर दिए गए हैं।
यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह जिन भुजाओं पर बने हैं, इसका मतलब ये भुजाएं बराबर दी गई हैं। एक जैसे चिन्ह जिन कोणों पर बने हुए हैं, इनका मतलब है कि ये कोण हमें बराबर दिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें दी गई थी। अब इससे आगे है तीसरे भाग में AM बराबर AM। तो AM बराबर AM, तो ये दोनों ही त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये सांझी भुजा है, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। और चौथे भाग में हमसे कहा गया है त्रिभुज AMP सर्वांगसम है त्रिभुज AMQ। AMP और त्रिभुज AMQ, अब इन दोनों त्रिभुजों को देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक जो आपने सीखा था उस चीज को यहां पर रिकॉल किया गया है। उन चीजों को जो सीखी गई थी उनको देखते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप सोचिए, आपने अभी सर्वांग समता के 2 प्रतिबंध सीखे हैं, उन दोनों में से इन बातों को देखते हुए कौन सा प्रतिबंध यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुजें हैं, यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर दी गई है, ये कोण इस कोण के बराबर दिया गया है, और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रतिबंध था SAS सर्वांग समता प्रतिबंध, इस प्रतिबंध के तहत ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। SAS यानी भुजा कोण भुजा, जो दूसरा प्रतिबंध था, किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दी गई दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इस प्रतिबंध के तहत ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि जो खेल आज हमने खेला, त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंधों को जानने के लिए जो खेल आपने खेला था, उस खेल को आप और आगे बढ़ाएंगे। सर्वांग समता के और प्रतिबंधों को खेल खेलते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2 के अलावा और कौन से प्रतिबंध हैं जो सर्वांग समता के लिए खरे उतरते हैं। तो आपने अपने साथियों के साथ या अपने आप के साथ खेल खेलते हुए सर्वांग समता के अन्य प्रतिबंधों को जानने की, समझने की कोशिश करनी है आगे। और इसके बाद सर्वांग समता की जो संकल्पना है, ये हमने यहाँ पर मुख्य रूप से रेखाखंड, कोण और उसके बाद त्रिभुजों पर इनके बारे में जानी। इस बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि तल की जो और अन्य आकृतियां हैं, उनके ऊपर भी सर्वांग समता की संकल्पना के लिए जो प्रतिबंध हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर अपना मंथन करेंगे आप। जैसे विभिन्न आकार के वर्ग के कटआउट लेकर के आप एक दूसरे पर रख करके देखें कि कौन से वर्ग आपस में सर्वांगसम हैं, और फिर उन वृत्तों की सर्वांगसमता के लिए क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। इसी प्रकार तल की दूसरी आकृतियां ले लीजिए, जैसे आयत है, आयत की सर्वांगसमता का प्रतिबंध क्या हो सकता है, या फिर इसके बाद आप दूसरी जो अपनी है वृत्त की सर्वांग समता के लिए क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, समपंचभुज, समषटभुज, उनकी सर्वांग समता के लिए क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। इस तरीके से इन बातों को आपने और आगे बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि आपके द्वारा कही गई बातों पर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर सकें, चर्चा कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।